का है वो पूछते हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर है उनके पास, 965 के रेंज में उन्होंने खरीदारी की है। और दूसरा स्टॉक जो उनके पास है वो है RVNL, उनका बाय प्राइस जो है वो 321 का। सो प्रदीप, दोनों ही वे शॉर्ट टर्म व्यू आपसे मांग रहे हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर एंड RVNL। आरवीएनएल पे एक बार एग्जिट होने का सलाह रहेगा। ओवरऑल रेलवे काउंटर जितने भी है, मैं यहाँ पे ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। एंड ओवर द टाइम हमने देखा है कि ये लास्ट 1-1.5 साल हो गया है, नहीं चल रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता है, वो पुल बैक होता है, डेड कट बाउंस होता है। कहीं ना कहीं ऐसे पुल बैक में मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ऑलरेडी ऊपर से मोर देन 50% से भी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। तो फिर से घूम फिर के जब तक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं होता है और एक मैच्योर बायर्स यहाँ पे नहीं आ जाते, एंटायर रेलवे पैक को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहिए। और फोर्टिस हेल्थ केयर बिल्कुल बने रहिए, बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है, अच्छा खासा रैली इसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट भी देखेंगे, 200 से लेके ऑलमोस्ट 920 तक आ गया है। कभी भी अपना जो है वीकली जो सुपर ट्रेंड है वो नहीं ब्रेक किया था, रिसेंटली ब्रेक किया था, लेकिन घूम फिर के फिर से ये वापस अप ट्रेंड में आ गया है। बेस फॉर्मेशन भी बढ़िया हो चुका है, 929 के लेवल पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई जाने का पॉसिबिलिटीज इसमें है। मुझे लगता है कि 1150 से 1200 का शॉर्ट टर्म का टारगेट नेक्स्ट 2 क्वार्टर से मैक्सिमम 3 क्वार्टर आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 846 के लेवल पे मेंटेन करके जाना है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ऋषु का है। ऋषु पूछते हैं कि उन्होंने IT20 खरीदी हुई है 2400, 2400, तो 4% का लॉस हो रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा प्रदीप, मैम? IT20? IT20। ओके, IT20। देखिए, IT20 ओवरऑल मैं निफ्टी आईटी बता देता हूँ। निफ्टी आईटी का अगर हम चार्ट चार्ट आज देखेंगे, बहुत ही डाउन है, नीचे आया है ओवर द टाइम। हमने यही देखा है कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था। लास्ट 1.5 साल से निफ्टी आईटी इंडेक्स ही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है। उसके बाद इनका रेवेन्यू मैक्सिमम क्योंकि बाहर से भी आता है, वो भी हमने देखा कि जो प्रॉब्लम हुआ था जियोपॉलिटिकल, उसके वजह से नहीं चला। एंथ्रोपिक वाला जो एआई वाला प्रॉब्लम आ गया था, उसकी वजह से पिटाई हुआ। फिर से न्यू लोज बन रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो इसीलिए हमने ना कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली जो एक बाउंस बैक जो मूव देखने को मिला था ओवरऑल आईटी में, उस आईटी में हमने हमारे जितने भी मॉडल पोर्टफोलियो था वहां से ऑलमोस्ट हमारा वेटेज था निफ्टी आईटी में। अभी हम आई थिंक 4 से 5% के आसपास का कुछ वेटेज में है एक मॉडल पोर्टफोलियो में। बाकी ऑल पोर्टफोलियो से ऑलरेडी हम आईटी से एग्जिट करके रखा हुआ है। ये ओके। मैं लास्ट 3 से 4 दिन से बोल रहा हूँ, आज भी 5% नीचे है। तो इसीलिए फ्रेश एंट्री थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से निफ्टी आईटी भी मुझे लगता है कि आपको रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो प्रीति अग्रवाल का है। वो पूछती है, उनके पास KRN हीट एक्सचेंज के शेयर है 1195 में, और MV फोटोवोल्टिक है H277। शुड आई एवरेज इट करंट प्राइस? आपसे अंशुल से वो पूछ रही देखिए, एमवी फोटो तो कल ऑलमोस्ट 288 पहुंचा था। 299 का अपना टारगेट था आईपीओ बेस ब्रेकआउट का। कल भी बोला था कि पोजीशन फिल आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। डिप्स पे 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होगा तो बाई करेंगे। 97 डेज के कपल पैटर्न का ब्रेकआउट था 240 पे, 288 नॉन स्टॉप आया है। तो ये पुल बैक में जैसे ही शैलो पुल बैक है, फर्स्ट डे है, 5 से 8 दिन चलेगा। उसके बाद वापस जब चलेगा तो 299 क्रॉस कर सकता है। 240 टूटता है तो फिर स्टॉक खराब होते हुए दिखेगा। KRN हीट एक्सचेंजर 3 दिन से नैरो रेंज बना के कंसोलिडेट कर रहा था। कल ब्रेकआउट कैंडल बनी है, फॉलो थ्रू नहीं बन रहा है। अगर 1300 नहीं निकलता है तो ये एक बार अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने 1100 रुपए तक आ सकता है। 1100 1050 तक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि स्टॉक में 61 वीक्स का एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है 1000 रुपए पे। तो करीब करीब 1400 1450 रुपए तक जा सकता है। बट अगर इस मूव में, क्योंकि एक्सटेंडेड है, इस मूव में नहीं चला तो करेक्शन देके चलेगा, तो मे बी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने का मौका मिलेगा। है। अगला सवाल अनामिका का है। वो पूछते हैं SCPC के बारे में। 10 रुपीज 7 पैसा पे उन्होंने खरीदा है, और दूसरा उनका स्टॉक है LTTS, जिन्होंने 3865 पे खरीदा है। इस ट्रेडिंग शुरू कर के दिन में हुई है, मतलब आई थिंक इन दोनों ही स्टॉक से कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। कौन सा स्टॉक? SCPC,
SEPC and SEPC, सॉरी मैं ट्रैक नहीं करता दोनों स्टॉक आई थिंक। LTTS. Anshul? एल टी टी एस क्या? अच्छा, L&D टेक्नोलॉजी, ओके। L&D टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल बने रहना है, ये तो बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है, होल्ड कीजिए। एक बार 3380 के लेवल पे चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि 3050 3100 तक आ सकता है। और बिल्कुल इसमें से आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फिर से स्टॉक आपको घूम फिर के 4000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। और जो फर्स्ट नाम आपने बताया था SEPC, ये ₹7 के आसपास चलता है, पेनी स्टॉक है। इसको हम ट्रैक नहीं करते बेसिकली। आप ट्रैक करते हैं अंशु? पहले करते थे मैडम, अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे से रिवर्सल अभी बनना स्टार्ट ही हुआ है। जब प्रॉपर चार्ट स्ट्रक्चर बनेगा तब कभी ट्रैक कर लेंगे, बाकी अभी तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगला सवाल जो है वो आयुष माथुर का है अंशु सर के लिए। वो पूछते हैं M&M फाइनेंस, इन्फी, अडानी ग्रीन, एंथम बायो, यूनियन बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पर अक्यूमुलेट करना चाहिए? आई एम नॉट अ ट्रेडर बट एन इन्वेस्टर। 2 साल और ऐसे 2 स्टॉक्स भी बता दीजिए जो हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखने चाहिए। तो पहले तो इन स्टॉक्स के बारे में, इनको अक्यूमुलेट करना है या नहीं, और दूसरा आपके 2 स्टॉक्स जो आप अभी अक्यूमुलेशन की सलाह दें। बड़ा इनका तो हर ही एपिसोड में यही सवाल आता है और यही जवाब हम देते हैं कि कर लीजिए, यही कर लीजिए, थोड़ा सा डिप में सांस लेने की जगह छोड़ के ऐड करते जाइए। जहां भी बॉटम बॉटम ना आपको पता है ना मेरे को पता है, तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी टाइप में एक्यूमुलेट करते रहिए। और नए शेयर अभी कुछ निकल के आ नहीं रहा है, कुछ निकलता है तो अभी बताते हैं। एटीजीएल अच्छा, अभी नहीं मिला तो एटीजीएल एक्यूमुलेट करते रहिए। ATGL, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से आपको कौन सा शेयर पसंद है इस समय अंशुल? इस समय एटीजीएल ही है जो नहीं चला है, तो मैं डिप्स पे देख रहा हूँ कि कहीं एटीजीएल में अच्छा रिएक्शन मिले तो बाई करके चले। तो वही नहीं चला है, वही 720 तक जाना है। बाकी तो सब अडानी में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, 2 दिन से दे ही रहा हूँ। ओके। सीमा का सवाल है अगला। वो पूछते हैं JWL के बारे में, जुपिटर वैगन के बारे में। 320 पे उनकी खरीद है और RVNL के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वो पूछती है JWL पे क्या अब एग्जिट मिलेगा या प्रॉफिट होगा? आपके टारगेट्स क्या हैं? देखिए, 300 के ऊपर अगर आपका बाइंग है तो एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 245 के लेवल पे मेंटेन करना है। फिर से मिलेंगे, फिर से ऊपर आएगा। जैसे ही ऊपर आता है, एक्साइटेड ना होके एग्जिट होने का व्यू बनाइए। और पूरा जितने भी मेरे ऑडियंस है, जो लोग मुझे सुनते हैं, रेलवे में एक व्यू बना लीजिए। एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ लास्ट 1 डिकेड, मुझे लगता है कि रेलवे में अभी कोई भी बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे 10%, 15%, 20% का कुछ भी उछाल आता है, वो मैं एग्जिट के तौर पे देख रहा हूं, मैं बाइंग बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो ऑब्वियसली 277 के आसपास का प्राइस है। कुछ भी उछाल आपको 320-25 के आसपास आए, उसको ब्रेकआउट सोच के फिर से बाय मत कीजिए, एग्जिट होने का व्यू बनाइए। ओके, अगला सवाल जो है मनीष गुप्ता का है। वो पूछते हैं, वो बोल रहे हैं अंशुल सर को टाई पहन लेना चाहिए। अंशुल सर, किस शो पे आप टाई पहनते हैं? नहीं, अंशु सर यहाँ पे टाई नहीं पहनेंगे। अर्जुन सर को आप अभी आधा घंटे बाद और एक प्लेटफॉर्म में देखेंगे। अंशुल सर ने मुझे एक दिन बताया है कि जो थोड़ा बड़ा चैनल होता है, अंशुल सर वहां पे टाई पहन के जाते हैं। तो ये अंशुल सर का मानना है। हम तो देखो, टाई मैं पहन नहीं पाता, नहीं तो मैं भी टाई पहन के आता, क्योंकि मेरा गला थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आधा घंटा बाद ही आप देखेंगे ड्रेस चेंज, टाई भी चेंज। नहीं, क्या? यहाँ हल्दर जी फंस गए। दूसरी हाँ, जगह बोले होते यही बात तो ठीक है। गीतू मैडम से ये बात बोलना गलत हो गया, क्योंकि उनसे वेरी मैंने नाइस। पैसा लिया है, मतलब पैसा मांगा है कि ब्लेजर दे दो, टाई पहनते नहीं बनता है। तो ये तो हमारी डिस्कशन पहले ही हो गई है कि टाई नहीं पहनी जा रही है, ब्लेजर लेना है। वो तो हफ्ते भर से मिस्टू की तबीयत खराब है तो जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। परसों में चलते शो में छोड़ के मेरे को भागना पड़ा था घर। तो बस एक आध 2 दिन में फ्री होते ही मेरा ब्लेजर आ जाएगा। मैडम बिल देने तैयार। चलिए, करेक्ट करेक्ट, आई एम हियर, नो वरीज। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, अच्छा प्रदीप का सवाल तो जवाब तो दीजिए। पारादीप फॉस्फेट है उनके पास, बाय प्राइस 135। अंशुल, क्या करना चाहिए? देखिए, पारादीप फॉस्फेट में अभी कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन जब तक ये स्टॉक 164 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट रैली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ भी उछाल आता है, बने रहने का सलाह होगा 120 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके। गगन का अगला सवाल है। वो पूछते हैं गोकुल गोकुल एग्रो के बारे में। उनके पास गोकुल एग्रो है, 209 पे उन्होंने खरीदा है। उनके पास एनक्योर भी है जो उन्होंने 1530 के आसपास के लेवल पे खरीदा है।
और उनके पास स्टील केस भी है जो उन्होंने 260 के भाव पे खरीदा है। प्लीज एडवाइस फॉर शॉर्ट टर्म। अंशुल आपसे मांग रहे हैं गोकुल एग्रो, एमक्योर एंड स्टील केस। तीसरा कौन सा मतलब, तीसरा नहीं समझ में आया। स्टील केस, एस स्टील केस, स्टील कैस और स्टील केस। स्टील कैश, देखिए स्टील कास्ट 3,000 करोड़ के आसपास की कंपनी। देखिए वर्टिकल एक्सटेंशन है स्टील कास्ट में, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 248 का ब्रेकआउट था, वर्टिकली 300 आया है और पूरे कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं रहा है, तो बहुत इंटरेस्ट आपका होना नहीं चाहिए। है तो निकल जाने की कोशिश कीजिए या फिर 270 का स्टॉप लॉस कंसिडर कर लीजिए। एमक्योर फार्मा बहुत बेहतरीन है, 74 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद भी 1 2 3 चौथा हफ्ता है कंसोलिडेशन का। यहाँ से निकलेगा तो स्टॉक 2,000 रुपए तक आराम से चला जाएगा, तो स्लो एंड स्टडी रखे रहिए, 2,000 पहुंच जाएगा। गोकुल एग्रो भी वर्टिकल ब्रेकआउट है, मतलब स्टॉक में ब्रेकआउट तो बना है वीकली चार्ट पे रेक्टेंगल पैटर्न का, और जिस दिन ब्रेकआउट बना 30 हफ्ते के रेक्टेंगल पैटर्न का, ये ब्रेकआउट वेडनेसडे 22 अप्रैल को बना था। 1132% वॉल्यूम राइज से 27 मिलियन का वॉल्यूम था। कल और आज मिला के इनसाइड भारी है, बट ये रनअवे ब्रेकआउट है और रनअवे ब्रेकआउट 100 में से 90 फेल हो जाते हैं, तो मैं रुकूंगा यहाँ पे। ऊपर में अगर कहीं भी कंसोलिडेशन बनती है उसका ब्रेकआउट प्ले करूंगा, ये करंट ब्रेकआउट तो मैं नहीं प्ले कर रहा हूँ, रनअवे ब्रेकआउट है। ओके, एक और स्टॉक अंशुल मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा आपके बाय लिस्ट में रहता है, वो है पीपीएल फार्मा। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने आप को संभालने की कोशिश में है और एक अच्छा बाउंस बैक हमने लोअर लेवल से देखा है। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? मैडम ये तो मैं कब से बताते आ रहा हूँ कि सीडीएमओ कंपनी के दिन फिर चुके हैं। इस समय अगर आप एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जाके फोमो में खरीदेंगे। 144 का ब्रेकडाउन जब फेल हो रहा था तब से हम बताते आ रहे हैं कि 144 निकलते ही बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला टारगेट 174 रुपए का रहेगा, 165-67 का रहेगा जो निकल गया। अगला अनमिटिगेटेड लेवल 174 है और ओवरऑल ये 195 इस मूव में जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई आराम से निकल जाएगा। तो सीडीएमओ कंपनीज में मेरे को ये पसंद है क्योंकि पेडिग्री स्ट्रांग है, तो मैं पीपीएल फार्मा प्रेफर करता हूँ। बाकी सीडीएमओ कंपनीज के दिन फिर चुके हैं, यहाँ से अच्छा समय स्टार्ट हुआ है। ओके, तरुण सागर का सवाल है, वो पूछते हैं व्हाट शुड आई डू इन जीएमडीसी एंड फ्यूजियामा पावर। 4 लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं आपसे, 4 से 5 साल तक निवेश कर सकते हैं प्रदीप। जीएमडीसी बताया राइट? यस, जीएमडीसी एंड फ्यूजियामा पावर। जीएमडीसी में तो बिल्कुल आपको बने रहना है और कभी भी आपको 615 to 20 के आसपास आता है तो फ्रेश बाई या तो एवरेज करने का भी सलाह रहेगा। और अगेन आपको स्टॉक 950 एंड उसके बाद 1000 प्लस आते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टाइम के लिए परफेक्ट स्टॉक है। फुजियामा पावर लॉन्ग टाइम के मैं व्यू नहीं दूंगा, लेकिन फुजियामा पावर में जब तक ये आईपीओ बेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है डेफिनेटली आप बने रहिए। अभी 301 के आसपास का फुजियामा पावर का स्टॉक चल रहा है। रिसेंटली आईपीओ हाई ब्रेकआउट भी लगा है 315, उसके बाद 340 350 तक चलने का पॉसिबिलिटीज है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। अगर थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से देख रहे हो तो 260 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिए। 260 ब्रेक होने में आपको एग्जिट होना है। 260 के ऊपर जब तक है आईपीओ हाई ब्रेकआउट है, होल्ड रखने का सलाह रहेगा। अगला सवाल जो है वो स्नेहा का है। आई एम अ बिग फैन ऑफ अंशुल सर। एनएलसी इंडिया, टाटा केमिकल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे इस लेवल पे क्या बाय कर सकते हैं या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही अंशुल। मैं आई बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं जिसको कहते हैं मुंहफट वाली भाषा में आपसे बोल दे रहा हूँ, आपको शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। क्यों? जब ये सवाल हर जगह आते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि यहाँ नहीं आना चाहिए था जेएसडब्ल्यू एनर्जी का सवाल। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हर प्लेटफॉर्म पे 440 रुपए में चिल्ला चिल्ला के बोला गया था कि रेंज बॉटम पे है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए। रेंज टॉप 576 रुपए है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कल का हाई लगा है 567। टारगेट आने के बाद अगर आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो आप ही जैसे लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन इनके पास बड़ा पैसा होता है, चाहे वो डीआईआई हो या एफआईआई हो, उनकी टर्मिनोलॉजी में एक शब्द होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर मार्केट में नहीं रहेगा तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे? वो लॉस करेगा तभी तो हम प्रॉफिट करेंगे। तो आप जैसे ही लोग जो अधूरा सुन के रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और टारगेट पे जाके बाई करते हैं,
आप ही लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, जिसका पैसा DII जैसे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है, तभी वो प्रॉफिट्स कमाते हैं, या फिर कौन सा जेन स्ट्रीट जैसे लोग ले जाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आप म्यूचुअल फंड में दे दो ना, पैसा आप ही का है, आपकी जगह दूसरा मैनेज करेगा और आप ही जैसे किसी दूसरे के लॉस से वो प्रॉफिट कमा के आपको दे देगा। मतलब 440 में आपको चाहिए नहीं था, आज जब टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो सबको अदानी चाहिए, सबको आज JSW एनर्जी चाहिए। तो ये जो लेके ना बैठ पाने की जो ये खुजली है ना, ये आपको कभी पैसा नहीं कमाने देगी। 440 में लेके कितना बोला था, तकिए के नीचे दबा के सो जाओ, 476 में उठना, बेच देना 576 में। तो अब आप उठ के खरीदने आ रहे हैं, तो आप फिर वही है ना, फिर बोलते हैं कि मैं कड़क भाषा में बात करता हूँ। टाटा केमिकल लास्ट वीक में 660 रुपए के आसपास से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 747 आ रहा है, 734 का हाई बन चुका है, 5-10 रुपए का टारगेट बचा है, उतना तो कोई भी छोड़ देता है। तो अब लेने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं गिरता। अब तब मतलब गिरेगा जब 734 का ब्रेकआउट लेगा, तो इस बार 747 निकालते हुए 830 रुपए निकलेगा, तो 747 के ऊपर बाई 735-36 के ब्रेकआउट के बाद बाई करना है। NLC इंडिया ये ब्रेकआउट के दिन भी बताया था कि अभी ब्रेकआउट आ रहा है, या तो मोमेंटम प्ले कर लो 320 रुपए तक। तो हाई कितना लगा? 318.55, और ये हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था 284 से। अब जब ये पुल बैक आ रहा है, शांति से इस पुल बैक के लिए बैठे। ये सवाल वैलिड है आपका NLC इंडिया का कि क्या इसमें यहाँ ले सकते हैं, तो पुल बैक में वेट के लिए ऑलमोस्ट GMDC जैसा पैटर्न है, या तो पुल बैक में GMDC पहले मिल जाए या NLC इंडिया मिल जाए 282 के अराउंड, तो आप बाई कर सकते हैं। बट क्वालिटी ऑफ पुल बैक शैलो होना चाहिए। अगर कहीं भी एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी तो फिर अवॉइड कर देंगे, उस सेलिंग कैंडल का हाई क्रॉस होने का वेट करेंगे। तो NLC इंडिया आपका क्वेश्चन वैलिड हो सकता है, लेकिन टाटा केमिकल और स्पेशली अगर आप JSW एनर्जी पे सवाल पूछ रहे हैं, सही में आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। मंजू का सवाल है प्रदीप आपके लिए, और क्योंकि आपको जाना भी है। एक्मे सोलर 291 पे लिया है, अब क्या करें, प्लीज एडवाइस। जी देखिए, एक्मे सोलर अभी 303 के लेवल पे चल रहा है। रेसिस्टेंस जोन से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 273 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, एंड 315 इसके ऊपर क्लोजिंग होना वीकली टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक वो नहीं होगा तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मूव आपको नहीं मिलेंगे, सो एक बार वेट करने का ही सलाह रहेगा। एंड डिस्क्लेमर मैम, जितने भी स्टॉक्स है इंडेक्स को लेके मैंने व्यू दिया है, कोई भी स्टॉक्स है इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको एंड सारे ऑडियंस को। अरे स्टॉक तो बताते जाइए इतनी जल्दी में। मैडम एक मिनट, ये आपने हल्दर जी से कहा, हल्दर जी को जाना है, तो ये कहाँ जाना है? ये किसी और चैनल पे जा रहे होंगे ना सर, टाइम तो हो गया ना इनका। अच्छा, वही अब ये तो बताइए। डिनर पे जी, जाना है, स्टॉक। डिनर डेट तो रात की है, अभी से जाके बैठ जाएंगे क्या वहां पे? अरे इतनी जल्दी? वाह। जी मैम, मैं स्टॉक बता देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए, स्टॉक रहेगा वो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल का रिजल्ट आया है, और टाटा कैपिटल मुझे अच्छा लगता है ओवरऑल। फंडामेंटली भी देखेंगे, मार्केट इतना नीचे आया लेकिन टाटा कैपिटल नीचे नहीं आया, और स्पेशली टाटा कैपिटल में मुझे लगता है कि 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 380 और उसके बाद 435 440 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। व्यू थोड़ा 2 से 3 क्वार्टर का लेके चलिए। टाटा कैपिटल में जब मूव आएंगे बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है, और कंपनी भी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा स्लो चलता है, इतना फास्ट भागता नहीं है। 315 का स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली बने रहना चाहिए, इसीलिए और डिनर डेट कहाँ की है नहीं ये नहीं भी नहीं, बता कोई दीजिए। नहीं, ये सब मैम सर वो बताते इसीलिए रहते भाग हैं रहा मेरे था, पास। वो इसीलिए भाग ठीक रहा है। था। अभी तो लंच डेट होना चाहिए, डिनर डेट कहाँ से होगी। अरे इतनी आतुरता की अभी से